जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी उपन्यास के तहत प्रेमचंदोत्तर युग पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने प्रेमचंद पूर्व उपन्यास जो भी थे, प्रेमचंद जी के समकालीन जो उपन्यास थे, साथ ही साथ अब जो पढ़ना है वो प्रेमचंद जी के बाद जो उपन्यास की विधा में अलग अलग लेखकों के माध्यम से, इवन ये कह सकते हैं कि जो उपन्यास की विधा में प्रेमचंद जी के बाद की उपन्यास की विधा का दौर रहा है, उसमें बहुत सारे उपन्यासकार में महिला लेखिका भी आई हैं, दलित लेखक भी आए हैं और अलग अलग विधाओं के विधा तो उपन्यास है, लेकिन अब की वो जो उपन्यास लिखने का कलेवर है वो काफ़ी हद तक चेंज है। उन मुद्दों को भी अब उपन्यास में जगह दिया गया है जो इसके पूर्व शायद साहित्य में जगह नहीं पाते रहे हों। तो यहाँ पे सन 1936 के बाद जो समय है, 1936 के उपरांत प्रेमचंद जी के उत्तर युग में उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति के मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी। एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उनके हृदयगत भाव, प्रेरणा, रहस्य का उद्घाटन किया जाता है। इस काल के उपन्यास को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यास, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है या कौन सा ऐतिहासिक उपन्यास है, कौन सा आदर्शवादी उपन्यास है, कौन सा यथार्थवादी है। तो आपको उपन्यास के साथ उसका प्रकार भी समझना है। तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्या होता है? हृदयगत भाव, प्रेरणा, रहस्य का उद्घाटन करना, मन के सूक्ष्म अति सूक्ष्म परतों को उधेड़ कर रख देना, ये उपन्यास की श्रेणी मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहलाती है। और इसमें जो है नाम आता है जैनेन्द्र जी का। जैनेन्द्र जी का जो समय 1905 से लेकर 1988, गांव कौड़ियागंज, जन्मस्थान अलीगढ़, बचपन का नाम है इनका आनंदी लाल, जैनेन्द्र का नाम है आनंदी लाल। इनके जो उपन्यास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए जैनेन्द्र जी का उपन्यास, हम यहाँ पे स्क्रीन बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। ये जितने भी उपन्यास दिए गए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। परख इनका 1929 में, सुनीता 1935 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, सुखदा 1952 में, विवर्त और व्यतीत जो है 1953 में, और इसी तरीके से देखें जयवर्धन तो 56 में, और मुक्तिबोध 1965 में, अनंतर 1968 में, अनाम स्वामी 1974 में। तो जो ये उपन्यास है जैनेन्द्र जी के, देखिए जो परख उपन्यास इन्होंने 1929 में लिखा है, इसमें प्रेम का आदर्शीकरण अप्रत्यक्ष रूप से विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया है परख में। और जो सुनीता 1935 में है उपन्यास, इसमें श्रीकांत, सुनीता और हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण है। त्यागपत्र 1937 में स्त्री का जो विद्रोही व्यक्तित्व है वो त्यागपत्र में दिखता है। कल्याणी 1939 में विवाह के पश्चात की समस्या। सुखदा 1952 नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण। बाकी विवर्त 53, व्यतीत 53 में, और इनके अलावा जयवर्धन 56 में, तो मुक्तिबोध 65 में, अनंतर 68 में, अनाम स्वामी 1974 में, दसार्क 1985 में विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण। दूसरा है इलाचंद जोशी 1902 से 1982, जन्मस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। इलाचंद जी का घृणामयी, सन्यासिनी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी, ये सारी ही रचनाएं किसकी है? इलाचंद जोशी की। अब यहाँ पे देखिए इलाचंद जोशी का जो उपन्यास है घृणामयी, इनका 1929 में है। एक युवती के पश्चाताप का चित्रण है। उपन्यास अब लज्जा के नाम से जाना जाता है घृणामयी को। सन्यासी 1940 में नंदकिशोर के अहम भाव का विश्लेषण। पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, पारसनाथ की मानसिक स्थिति का चित्रण। निर्वासित 1946 में महीप और नीलमा के प्रेम का चित्रण। मुक्तिपथ 48, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 52, जहाज का पंछी 1954, ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कष्टों का चित्रण। ऋतुचक्र 1969, आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। तो जैनेन्द्र के बाद जो मनोवैज्ञानिक लेखकों में है वो इलाचंद जोशी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय जो इनके द्वारा रचना है उपन्यास विधा में, 1911 से 87 इनका समय, जन्मस्थान कसिया, कुशीनगर, यूपी। शेखर एक जीवनी 2 भाग में है, तो शेखर एक जीवनी 2 भाग में है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये 3 उपन्यास है। शेखर एक जीवनी जो इनका है 1941 ईस्वी में पहला वाला है, दूसरा वो द्वितीय जो है 1944 में। शेखर के जो शौर्य का विश्लेषण है वो शेखर एक जूनी के पहले पार्ट में है, और दूसरे भाग में 1944 में शेखर के युवा काल के मानसिक स्थिति का अंकन जो है दूसरे भाग में है। नदी के द्वीप
1951 ईस्वी रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा का चित्रण है नदी के द्वीप में। अपने अपने अजनबी 1961 मृत्यु से साक्षात्कार। डॉक्टर देवराज 1917 से 1999 पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। तो पथ की खोज 1951 में प्रेम एवं विवाह की नैतिकता का प्रश्न है। इसमें पथ की खोज में बाहर भीतर 1954 में मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण। रोड़े और पत्थर 1958 में मध्यवर्गीय लोगों के कुंठी जीवन की त्रासदी। अजय की डायरी 1960 में असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम की त्रासद का चित्रण है अजय की डायरी में। मैं वे और आप 1969 में है समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण। दोहरी आग की लपट 1973 प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण। दूसरा सूत्र 1978 में। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करें तो जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं आहंग का समर्पण है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम जैनेन्द्र ने ही दिया था। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की। अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी पर रोमियारोला की पुस्तक जियो ग्रिस्तोव के प्रभाव को माना है। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। उपन्यासकार में देखें तो विष्णु प्रभाकर जो है, जन्मस्थान मीरापुर मुजफ्फर यूपी, 1912 से 2009 समय। उपन्यास है ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प। तो ढलती रात 1951 में, तट के बंधन 1955 में, स्वप्नमयी 1956 में, कोई तो 1980 में, अर्धनारीश्वर 1992 में, संकल्प 1993 में। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का चित्रण 51 में किया गया है ढलती रात में। तट के बंधन में प्रेम, विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी 1956 में एक माँ की कहानी, एक ऐसी माँ की कहानी जो स्वप्न तो देखती परंतु उसे जी नहीं पाती। कोई तो में नैतिक रूढ़ी एवं बलात्कार के शिकार स्त्रियों की समस्या। अर्धनारीश्वर में स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण। संकल्प में परित्यक्ता स्त्री के मनोभाव का चित्रण। नए और ये जो उदय शंकर भट्ट है इनके द्वारा नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, ये इनके द्वारा रचनाएं हैं उदय शंकर भट्ट के द्वारा। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट शुरू होता है व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार। जैसे हमने मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार की श्रेणी देखी, अब यहाँ पे ये जो भगवती चरण वर्मा है उपन्यासकार में 1903 से 1981 इनका समय। इनके द्वारा जो व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यास की श्रेणी में जो लिखा गया उसमें है पतन उपन्यास, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सच्ची सीधी बात, सबही नचावत राम गोसाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये ध्यान रखना है कि ये भगवती चरण वर्मा के ही सारे उपन्यास हैं और वो व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। जैसे इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उसकी विषय वस्तु के साथ समय भी दिया है, प्रकाशन वर्ष भी। जैसे पतन है तो 1927 में अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास। चित्रलेखा पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न पर आधारित है, 1934 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चित्रलेखा उपन्यास। 3 वर्ष 1936 में प्रेम के विवाह में परिणति तथा सामाजिक समस्या। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में गांधीवाद, साम्यवाद एवं आतंकवाद का चित्रण है। आखिरी दाव 1950 में एक जुआरी की असफल प्रेम कथा है आखिरी दाव में। अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र ये 1959 में है। 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों में क्या परिवर्तन आता है वो 1959 में भूले बिसरे चित्र जो है इनके द्वारा है। वह फिर नहीं आई 60 में, सामर्थ्य और सीमा 62 में, थके पांव, रेखा, नारी की गहन अंतर्द्वंद का चित्रण है रेखा में। सच्ची सीधी बात 1968 में और 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन है इसमें। सबही नचावत राम गोसाई सन 1900 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण है इसी में, 1970 में लिखा गया था। और प्रश्न और मारीचका 1973 में। उपन्यासकार, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष यहाँ पे क्रमशः दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखें जैसे उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क का यदि देखें तो ये जो समय 1910 से 1996, जन्मस्थान जालंधर पंजाब।
उपन्यास है उपेंद्रनाथ अस्क जी का सितारों का खेल 1940। गिरती दीवारें, तो गिरती दीवारें इनका है अस्क जी का 1947। गर्म राख, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, तो ये देखिए सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख 1957, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957। जैसे उपन्यास को याद करने का एक ट्रिक ये भी हो सकता है कि इनके उपन्यासों के नाम याद रखिए, तो ये क्रम ऐसे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते लगाने को। तो जैसे ये है कि सितारों का खेल, तो सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर। तो कुछ इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं कि सितारों का खेल चल रहा है और चल रहा है तो दीवारें गिर रही हैं, दीवारें गिर रही हैं तो गर्म राख उड़ रहे हैं। तो लोग क्या है, जब कोई भी चीज़ ऐसे बहुत ही आश्चर्यजनक हो तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल लेते हैं। तो उपेंद्रनाथ अस्क का सितारों का खेल की गिरती दीवारें, ऐसे इमेजिन करके आप लिख के चीज़ों को कंठस्थ कर सकते हैं। फिर पत्थर अल पत्थर 57, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो ना नाव इष्ठाओं, निमिषा, पलटती धारा, एक रात का नरक। ये इसलिए भी याद हो जाएगा इनका बहुत मतलब आसानी से, क्योंकि थोड़ा आप उस तरीके से अगर बनाएंगे कि सितारों का खेल चल रहा हो और कुछ अचानक ऐसे हुआ कि दीवारें गिर रही हो तो गर्म राख निकल रहा हो, तो देखने वाले दंग हो तो बड़ी बड़ी आंखें करके हैं, और सभी तरफ आप देखिए कि अब कुछ नहीं तो पत्थर अल पत्थर दिख रहा है, और शहर में घूमता आईना। तो मतलब ये कल्पना करिए कि शहर में कुछ ऐसा ही एक मतलब ऐसी स्थिति प्रकट हुई है, तो शहर में घूमता आईना हो गया, और वो जिस दिन भी हुआ है वो एक रात का नरक है, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव, निमिषा, पलटती धारा, एक रात का नरक। तो ये सब मिला के इसका समय भी आपको ध्यान रखना। सितारों का खेल 1940 में, गिरती दीवारें 47, 57 में गर्म राख है, 55 में बड़ी बड़ी आंखें, 1957 में पत्थर अल पत्थर है, शहर में घूमता आईना 1963 में, एक रात का नरक 1968 में, एक नन्ही कंदील 1969 में, बांधो न नाव इष्ठाओं 1974 में, निमिषा 1980 में, पलटती धारा 1997 में, एक रात का नरक 1968 में। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा जो है, भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोली के उपन्यास थाया का प्रभाव है। तो इनके द्वारा जो चित्रलेखा है, बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है, तो इनके द्वारा जो ये उपन्यास चित्रलेखा लिखा गया, इसमें फ्रेंच उपन्यासकार हैं और उनका नाम है अनातोले का उपन्यास उनका थाया है, उसका प्रभाव दिखता है। उपेंद्रनाथ अस्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारों को कई श्रृंखला में जो है लिखा है, रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारों को। सुमित्रा नंदन पंत ने अस्क के उपन्यास बड़ी बड़ी आंखें, जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उन्होंने अस्क के उपन्यास बड़ी बड़ी आंखें को एक गीत उपन्यास की संज्ञा दी है। व्यक्तिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में देखें तो लक्ष्मी नारायण लाल 1927, 1987, 27 से लेकर 87 का समय, जन्म स्थान बस्ती यूपी, धरती की आंखें 1951, बया का घोंसला और सांप 1953, काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 61, मन वृंदावन 1966, प्रेम आ पवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपी चंद्र 1974 में है, बसंत की प्रतीक्षा 1975 में, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनाट पैलेस 1986। ऐतिहासिक उपन्यासकार में देखें तो वृंदावन लाल वर्मा 1889 से 1969, वृंदालाल वर्मा का है गढ़कुंडार 1928, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधोजी सिंधिया 57, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इनका जो कुछ प्रारंभिक उपन्यास है उसमें संगम 1927, प्रत्यागत 27, लगन 1928, कुंडली चक्र एवं प्रेम की भेद। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जन्मस्थान इनका बुलंदशहर यूपी और 1891 से 1960 समय है। उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधू, कई बार पूछा गया है। तो ये वैशाली की जो नगर वधू है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, इसका आप विषय वस्तु देखें तो ये जो विषय वस्तु है ये बौद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जो वैशाली की नगर वधू है इसका विषय वस्तु आप देखें तो ये बौद्धकालीन जो सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण है। इसमें
रक्त की प्यास 1951 में है, आलमगीर 54 में है, वयम रक्षामा 1955 में, इसमें आर्य अनार्य देव दानव अथवा संस्कृति के संघर्ष के समन्वय की कथा है। सोमनाथ 1955 शिवोपासना की कथा। गोली 1956 सोना और खून 1960 नरमेघ अपराजिता धर्मपुत्र देवांगना आग और धुआं। चतुर्सेन शास्त्री ने देवांगना उपन्यास के बारे में लिखा है, हमारा यह उपन्यास 12वीं सदी के अंतिम चरण की घटनाओं पर आधारित उपन्यास है। अब यहाँ पे एक उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यासकार के तौर पे रांगे राघव। इनका है मुर्दों का टीला प्रतिदान, चिवर, अंधेरे की जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी। तो रांगे राघव का देखिए, तो मुर्दों का टीला जो इन्होंने रांगे राघव ने लिखा है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 1948 में लिखा गया मुर्दों का टीला। प्रतिदान 1950 में महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का कथा। चिवर 1951 में हर्षकाल के हसमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण। अंधेरे की जुगनू 1953 में दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण है अंधेरे की जुगनू में। पक्षी और आकाश 1957, राह न रुकी 1958 महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा। जीवनी परक जो उपन्यास है, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, लक्ष्मा की आंखें, जाओ अवेगी काली घटा, धुनी का धुआं 1954, 57, 58 और 59। ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ रूपी में हूजू, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारू, राह और पर्वत, छोटी सी बात, पद का पाप, आखिरी आवाज। रांगे राघव की प्रथम रचना कौन सी है? तो रांगे राघव की पहली रचना 1946 में घरौदा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह विश्वविद्यालय परिसर पर लिखा गया हिंदी का पहला, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि विश्वविद्यालय परिसर पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो घरौदा है। और ये 1946 में घरौदा लिखा गया था, रांगे राघव की पहली रचना है। रांगे राघव का कब तक पुकारू उपन्यास जयराम पेशा नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है, जयराम पेशा नट से, उनके यथार्थ जीवन से। और इन्हीं के द्वारा विषाद मठ 1946 में प्रकाशित बंगाल के अकाल पर है विषाद मठ। अब यहाँ पे देखिए अमृतलाल नागर, इनके सारे ही उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है लगभग। अब यहाँ पे विषय वस्तु के साथ आप प्रकाशन वर्ष और सारी चीज़ों को देखिए। आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं अमृतलाल नागर। 1916 से 90 समय, महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमी सारड़े, मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल, खंजन नयन बिखरे तिनके, अग्नि गर्भा, करवट पीढ़ियाँ। ये इतनी रचनाएं इनकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सारी रचनाएं। अब हम इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। महाकाल ये क्रमशः दिया गया है, महाकाल सेठ बाकेलाल, तो महाकाल लाल ये क्रमशः है, महाकाल फिर सेठ बाकेलाल। 1955 में बाकेलाल है। महाकाल बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण करता है महाकाल। ऐसे ही अलग करेंगे तो महाधनाकाल है ना, तो महाकाल जैसे बंगाल के अकाल पे है। और सेठ बाकेलाल 55 में, बूंद और समुद्र इनका 56 में, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है बूंद और समुद्र में। शतरंज के मोहरे 1959, अवध के नवाबों का हास्योन्मुख जीवन है। सुहाग के नुपुर में मध्यकालीन जो कुलवधु थी एवं नाहर बंधु जो थे, कुलवधु और नाहर बंधु, तो सुहाग के नुपुर 1960 में यही है। शतरंज के मोहरे सुहाग के नुपुर, अमृत और विष 1966 में, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है अमृत और विष में। 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी में, ये है मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है। एकदा नैमी सारड़ 1972 है। मानस का हंस भी 1972 में है। तुलसीदास के जीवन पर आधारित मानस का हंस, एकदा नैमी सारड़ 72। नाचियो बहुत गोपाल जो है ये भंगी समाज के इतिहास का चित्रण है। इसमें अमृतलाल जी ने भंगी समाज का जो चित्रण किया है नाचियो बहुत गोपाल में 1978। खंजन नयन 1981 सूरदास के जीवन पर है। बिखरे तिनके 82, अग्निगर्भा 83, करवट 1985, लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है 1985 करवट, पीढ़ियाँ 1990, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है बाण भट्ट की आत्मकथा में। चारुचंद्र लेख 1963 में, 12वीं सदी के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण। पुनर्नवा 1973, वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण। अनाम दास का पोथा 1976, औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण। अनाम दास का पोथा छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित है। अनाम दास का पोथा उपन्यास को रैक के उपन्यास भी कहते हैं, तो ये भी है। अनाम दास के पोथा उपन्यास को रैक के उपन्यास कहते हैं।
ये पोथा छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित है। पुनर्नवा उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटकम की कथा से जोड़ा गया है। सनैयालाल ओझा संपर्क और समर्पण 1950, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत 1967, सर्वनाम 1976, संभवामी 1983, कसौटी 2000। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, सचितार्थ बहती गंगा 1952, काशी के जीवन एवं संस्कृति का चित्रण। शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग बैतडी 1967, आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांव की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण, सजीव चित्रण है। गली आगे मुड़ती है 1974, नीला चाँद 1988, बात इतिहास के मध्यकाल की। काशी का चित्रण, सैलूस 1989, मंजूसिया, लेखक की पुत्री की मंजू के जीवन की करुण कथा। कोहरे में युद्ध, औरत, दिल्ली दूर है, वैश्वानर। आनंद प्रकाश जैन का तीसरा नेत्र देखें तो तीसरा नेत्र 1957, कठपुतली के धागे 1959, कुड़ाल की आंखें 1967, आठवीं भावर 1969, तांबे के पैसे 1971। इकबाल बहादुर देवसरे नालंदा 1969, ओरछा की नर्तकी 1970, राजीव सक्सेना, पड़ीपुत्री शोमा रमैनी, आर्य अनार्यों का संबंध, नरेंद्र कोहली, आतंक 1972, साथ सहा गया दुख 1974, अभ्युदय रामकथा की कथा है इसमें, महासमर महाभारत की कथा है, अभिज्ञान 1981, कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ, तोड़ो कारा तोड़ो 1992, विवेकानंद के जीवन पर आधारित, वीरेंद्र कुमार जैन, अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित। शरद पगारे, इनके द्वारा गुलारा बेगम 1984, गंधर्व सेन 1987, बेगम जैनावादी 1996, पाटलिपुत्र की सामग्री। जयशंकर द्विवेदी के द्वारा महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1987, बच्चन सिंह, सुतो असुतो पुत्र व पांचाली, फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल 1954 में, पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा, परती परिकथा इनका 1957, पारनपुर गांव की कथा, दीर्घ तपा 1963, ईमानदार व्यक्ति के जीवन संघर्ष की कथा, जुलूस 1965, पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्या का चित्रण, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971, अपूर्ण उपन्यास। नागार्जुन के द्वारा उपन्यास देखें तो रतिनाथ की चाची 1948, विधवा जीवन के अभिशाप, अवैध रूप से बने संबंध के कारण कलंक की प्रताड़ना को झेलती स्त्री, बलचनामा 1952 में, नई पौध 1953, अनमेल विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में, किसानों का संघर्ष, वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, तो वरुण के बेटे मछुआरों का संघर्ष है, वरुण के बेटे में, दुख मोचन में आधुनिक सभ्यता का चित्रण, कुंभी पाक 1960, उग्रतारा 1961, कामेश्वर तथा अग्नि की प्रेम का चलचित्र, हीरक जयंती 63 में, नेताओं के विषय वासना का चित्रण, जमनिया का बाबा, इमरतिया पारो गरीबदास। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा है रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गांच, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज। तो ये देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा है रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गांच, और 53, 54, 56, 58, 61, 88 यही बीच में लिखा गया है सब। श्रीलाल शुक्ल का है सूनी घाटी का सूरज, कई बार पूछा गया है। श्रीलाल शुक्ल का सूनी घाटी का सूरज 1957 में, गरीब छात्र के संघर्ष का इसमें विवरण है या चित्रण किया गया है। अज्ञातवास 1962 में, और राग दरबारी इनका शिवपालगंज का यथार्थ वर्णन ये 1968 में है। तो सूनी घाटी का सूरज 1957 में, राग दरबारी 68 में है। सीमाएं टूटती हैं, अपराध एवं रोमांस से संबंधित कथा इसमें 1973, मकान 76 में, पहला पड़ाव भी 1976 में, विश्रामपुर का संत 1998 में। शैलेश मटियानी के द्वारा बोरीबली से बोरीबंदर तक, ये बंबई की भागदौड़ भरी आधुनिक जीवन का चित्रण है। शैलेश मटियानी के द्वारा, शैलेश मटियानी। कबूतर खाना, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, बंबई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का है इसमें, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई। बंबई के जीवन का चित्रण इन्होंने कबूतर खाना में भी किया 1959 में। तो देखिए शैलेश मटियानी ने बोरीवली से बोरीबंदर और कबूतर खाना दोनों ही 59 में लिखा, और वही बंबई के जीवन का चित्रण। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, ये भी बंबई की जो सेठानी है उनके अनैतिक यौनाचार। हौलदार 60 में, 61 में, तिरिया भली न काट की, चिट्ठी रसायन 61 में, नारी के अभिशप्त नियति का, चौथी मुट्ठी, बारूद और बचली, मूक सरोवर के अंश, दो दुखों का एक सुख 1966, और भागे हुए लोग 1966, पुनर्जन्म के बाद 1970। सर्पगंधा, गोपली, गफरून, 52 नदियों का संगम, अर्धकुंभ की यात्रा, चंद औरतों का शहर।
राजेंद्र अवस्थी त्रिषित, इनके द्वारा जो है सूरज किरण की छाव, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सीपियां, बीमार शहर, मछली बाजार, एक रजनीगंधा का चोरी। रामदर्श मिश्र, इनके द्वारा पानी की प्राचीर, गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जो जीवन का चित्रण है पानी की प्राचीर में, रामदर्श का है 1961 में। जल टूटता हुआ बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, 20 बरस। पानी की प्राचीर 61 में है, जल टूटता हुआ 1969 में है, बीच का समय 1970 में, टूटता हुआ सूखता हुआ तालाब करके 1972 में, अपने लोग 76 में, रात का सफर, नायिका रीता की ट्रेन की यात्रा का सफर है इसमें, 1979 में बाढ़ की त्रासदी पर है आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, 20 बरस। हिमांशु श्रीवास्तव का है लोहे के पंख, नदी फिर बह चली, भीति चित्र की मयूरी 1980, ना खुदा ना सनम 1980। गुलशेर खासानी, काला जल 1965, बस्तर जिले के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ियों की कथा का चित्रण है काला जल में। साल बनों के दीप, मड़िया जनजाति के जीवन की कथा, एक लड़की की डायरी, 73 में, सांप और सीढ़ी। राही मासूम रजा, आधा गांव, 1966 में, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा। टोपी शुक्ला, 1969 में, हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण। हिम्मत जौनपुरी, 1969, गाजीपुर जिले की एक मुस्लिम की कथा। ओस की बीत, 1970 में, दिल एक सादा कागज़, 73 में, कटरा भी आरजू, हिंदू मुस्लिम की कथा है। हिमांशु जोशी का महासागर अरड़े, छाया मत छूना मन, आदिवासी लड़की की कथा है। महासागर में अरड़े, पहाड़ी जीवन की व्यथा, छाया मत छुआ मन, ये एक लड़की कि अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा हिमांशु जोशी द्वारा इसमें है। कागार की आग, समय साक्षी है सूरज। इनके अलावा देखें तो जो विवेकी राय, इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, बबुल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगलहारी, देहरी के पार। भगवान दास मोरवाल के द्वारा काला पहाड़, बाबल, बाबल तेरे देश में, रेत, नरक मशिया, हलाला, सुर बंजारन, शकुंतिका, कोहबर की शर्त, ये केशव प्रसाद के द्वारा है। यशपाल 1903 से 1976 भी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं यशपाल जी। इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, दादा कामरेड 1941 में, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण है इसमें। देशद्रोही 1943 ईस्वी में, 1930 से 1942 ईस्वी तक की राजनीति की स्थिति का वर्णन है देशद्रोही में। दिव्या इनके द्वारा है 1945 में, से ऐतिहासिक है। पार्टी कामरेड 1946 में, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा। मनुष्य के रूप 1949 में, अमिता 1956 में, ऐतिहासिक उपन्यास। झूठा सच 2 भागों में है, एक 58 में, एक 60 में आया। तो पहला पार्ट उसका जो है 58 में, दूसरा 60 में था। देश विभाजन में बुद्धिजीवियों की भूमिका यथार्थ चित्रण। 12 घंटे 1962 में, अप्सरा का सांप, ऐतिहासिक है। मेरी तेरी उसकी बात। मनमथ गुप्त, बहता पानी, आस्तीन के सांप, तोड़म फोड़म। रामेश्वर शुक्ल, अंचल, चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत, मरु प्रदीप। तो इनके द्वारा जो चढ़ती धूप है 1945 में, और ये जो चढ़ती धूप है 1932 से 37, 5 वर्षों की राजनीतिक चहल पहल का कथा है इसमें। 1947 में ही इनका उल्का और नई इमारत दोनों आया था। उल्का में प्रेम विवाह का चित्रण है अंचल के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन पर 1947 में नई इमारत है। मरु प्रदीप शांति और विमल की प्रेम कहानी है। भैरव प्रसाद गुप्त का है शोले, मशाल, सती मैया का चौरा भैरव, अंतिम अध्याय भाग्य देवता। शोले में मजदूर आंदोलन का चित्रण 1946 में लिखा गया। मसाल 1948 में पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में सेकेंड वर्ल्ड वार उससे जो उत्पन्न संकट थे। सती मैया का चौरा 1959 में है, किसानों के संघर्ष का चित्रण है। अंतिम अध्याय में उपेंद्र नाथ के जीवन पर आधारित है। अमृत राय जो कि समाजवादी उपन्यासकार है, अमृत राय, इनके द्वारा बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, भटियाली, धुआं। बीज 52 में है, नागफनी का देश 53 में। अब जो बीज है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का वर्णन बीज में किया है इन्होंने। नागफनी के देश में पति पत्नी के जीवन की टकराहट का चित्रण है। 1956 में हाथी के दांत, भटियाली, चित्रा के प्रेम द्वंद का चित्रण, धुआं। अमरकांत प्रगतिशील उपन्यासकार, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुनर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से। भीष्म साहनी का झरोखा, कड़ियाँ, तमस, वसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर, सब बहुत इंपॉर्टेंट है भीष्म साहनी का।
जैसे 1967 में इन्होंने लिखा, इनके द्वारा जो लिखा गया भीष्म साहनी जी के द्वारा। झरोखा 1967 में आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है झरोखा में। कड़िया 1970 में दाम्पत्य जीवन का वर्णन है कड़िया में। तमस 1973 में विभाजन की विभीषिका। बसंती 1980 में दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का जो चलचित्र है इसमें दिखाया गया है। मैया दास की माड़ी 1988 में पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण। कुंतो 1993, नीलू नीलमा नीलोफर 2000 में, सेमल का फूल 1959 में, अग्निबीज 1981 में गांधीवादी विचारधारा के विक्राम एवं क्रांतिकारी युवा चेतना का चित्रण। मार्कंडेय का सेमल का फूल और अग्निबीज इनके द्वारा है। जगदीश चंद्र के द्वारा यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, जमीन तो अपनी थी। तो धरती धन्ना अपना 1972 में पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। 1966 में इनका यादों का पहाड़ है। आधा पुल 1973 में युद्ध का वर्णन। मुट्ठी भर कांकर पंजाबी शरणार्थी का चित्रण। दिल्ली के आसपास, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 94 में, जमीन तो अपनी थी 2001 में दलितों का वर्णन। विशंबर नाथ उपाध्याय के द्वारा रीछ, पक्षधर, जाग मचंदर, गोरा काया, दूसरा भूतनाथ, जोगी मत जा, विश्व बहु परशुराम प्रतिशोध। अब यहाँ पे देखिए विषय वस्तु भी दिया गया है। जैसे विशंबर के द्वारा जो रचना है रीछ, 1967 में ये रीछ को प्रतीक मानकर शोषक वर्ग का वर्णन किया गया इसमें। पक्षधर 1971 में वामपंथी विचारधारा का चित्रण। जाग मचंदर, गोरा काया, ये जो है मध्यकालीन जो धर्म साधना उसका वर्णन। दूसरा भूतनाथ 85 में, एक जनहितैषी पत्रकार का चित्रण है दूसरा भूतनाथ में। भर्तरी के जीवन पे है जोगी मत जा। विश्व बहु परशुराम 1997 में, परशुराम के जीवन पर केंद्रित। प्रतिशोध 1998 भ्रष्टाचार उपभोक्तावाद पर आधारित। गांठ 1970 में, प्रतीकात्मक उपन्यास। हत्या 1971, सफेद घोड़ा लाल सवार, कचहरी में फैले भ्रष्टाचार पर कटु व्यंग। तो ये हृदय का है। गांठ भी है, हत्या भी है। सांड, दंडनायक, पगली घंटी। बदिउज्जमा जो है, बदिउज्जमा के द्वारा है एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, अपुरुष, छठा तंत्र सभा पर्व। अब इसमें जैसे प्रतीकात्मक उपन्यास है एक चूहे की मौत 1971 में। विभाजन के बाद बिहार से पाकिस्तान गए जो मुस्लिम है उनकी स्थिति का चित्रण। छाकों की वापसी में 1975 में, छाकों की वापसी। आपुरुष, प्राइवेट विद्यालय में अध्यापकों की मानसिकता का चलचित्र है आपुरुष में। छठा तंत्र प्रतीकात्मक उपन्यास है आपूर्ण है सभा पर्व। मुद्रा राक्षस जो लेखक है इनके द्वारा है। अचला एक मना ही स्थिति 1975 में। भगोड़ा 78 में, 80 में मेरा नाम तेरा नाम, हम सब मनसाराम 81 में, 86 में दंड विधान। काशीनाथ सिंह के द्वारा काशी काशी अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित्र। अब्दुल बिस्मिल्लाह समरशेष है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है समरशेष है। झीनी झीनी बीनी चदरिया बुनकरों के जीवन पर है 1986 में लिखा गया अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा। झीनी झीनी बीनी चदरिया। जहरवाद मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान 2008 में। रवि लिखता है संजीव के द्वारा किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आ गए धार, पाव तले की दूब, जंगल जहां शुरू होता है सूत्राधार, आकाश चंपा। अब संजीव के द्वारा जैसे अवैध खनन, कोयला खनन पे झारखंड की जनजातियों पे वर्णन है। अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण है। यहाँ पे जो शुरू होता है वो आधुनिकता बोध के उपन्यास ये हैं जो आधुनिकता बोध में आते हैं। तो प्रेम चंदोतर में हमने देखा, लेकिन अब आधुनिकता बोध के उपन्यास चतुर्थ उत्थान में देखेंगे। तो ये नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।